बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साथियों हमारे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको इस YouTube चैनल पे हिंदी का एक अध्यापक हूं। अध्यापक भी कह सकते हैं, विद्यार्थी भी कह सकते हैं। अध्ययन अध्यापन का कार्य सदैव जीवन भर विद्यार्थी के जीवन में या शिक्षक के जीवन में या व्यक्ति के जीवन में चलता रहता है। ठीक है, तो ये RO का एक जो बहुत महत्वपूर्ण मौका है आपके हाथों में आया हुआ है मित्रों। तो उसके तहत आप लोग क्या तैयारी करेंगे, क्या स्ट्रेटजी रहेंगी, आपने कौन सी रणनीति को फॉलो किया है और कौन सी रणनीति को हमारे चैनल के माध्यम से आप फॉलो करेंगे, इन सब चीजों पे हम बहुत बेहतरीन तरीके से मार्गदर्शन करेंगे, मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे कि कैसे चीजें आपकी समझ में आए। तो आपको पता है कि इसके एग्जाम की डेट आ चुकी है। हिंदी क्या है, अगर एक तरीके से देखा जाए, या आप मुझे छोटा भाई अपना बड़ा भाई समझ के बात करें हमसे, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हमसे ही पढ़ें, लेकिन कैसे चीजों को पढ़ना है और कैसे चीजों को समझना है। ठीक है, चीजें क्या हैं अगर हल्का सा देखा जाए तो जैसे गीता में लिखा हुआ है, यद यदाचरत श्रेष्ठस्य तत्तदेवे तरो जनः सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्य तद नुवर्तते। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में तुमको श्रेष्ठ बनना पड़ेगा, इस संसार में तुमको श्रेष्ठ बनना पड़ेगा, और जो श्रेष्ठ होते हैं उन्हीं का लोग अनुसरण करते हैं। अर्जुन को श्रेष्ठ बनने के ऊपर जोर दिया है कि आपको लीडर बनना पड़ेगा, आपको नेतृत्व करना पड़ेगा, और हर व्यक्ति से यही उम्मीद की जाती है कि आप नेतृत्व करें। यदि आप नेतृत्व करेंगे तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएंगे, चाहे जिस क्षेत्र में हो। सफलता असफलता आपके लिए मायने नहीं रखती है, मायने रखता है आपकी मेहनत, आपने कितनी मेहनत किया है। तो वो मेहनत गीता में लिखा हुआ, और ये गीता के अध्याय 3 में और श्लोक नंबर 21 है। अगर हम बात करें RO के सिलेबस के बारे में, तो दोस्तों अगर RO के बारे में देखें तो हिंदी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्ले करती है, या एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, जैसा कि आप देखते हैं बहुत सारी चीजों में। तो जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, हम लोग पाठ्यक्रम पे चर्चा करने के लिए बात कर रहे थे, पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहे थे। तो पाठ्यक्रम में मैंने आपको बताया कि 6 चीजें हैं जो आपके पाठ्यक्रम में हैं। जैसे कि सभी लोग बताते हैं कि विलोम है, वर्तनी वाक्यम वर्तनी शुद्धि है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, और तत्सम एवं तद्भव है, विशेष्य और विशेषण है, और है पर्यायवाची। आपका क्या है? पर्यायवाची। ये सब चीजें 6 हैं, और मानना है, सभी का भी यही मानना है कि 6 ही पॉइंट हैं जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा में आने हैं। लेकिन क्या इन्हें 6 आप पॉइंट को या 6 टॉपिक को याद करके आप प्रारंभिक परीक्षा के हिंदी के जो 60 हैं उसमें से 55 नंबर ला सकते हैं, 55 प्लस नंबर ला सकते हैं, या 60 में 60 नंबर ला सकते हैं? मैंने आपको बताया कि 60 नंबर का भी टारगेट रखा जा सकता है। 55 प्लस का लोग सामान्यतः टारगेट देते हैं। टारगेट देने के पीछे उनका ये कारण नहीं कि उन्होंने आपको अच्छे से पढ़ाया नहीं है। अन्य एजुकेटर या अन्य अध्यापक या अन्य कोचिंग या शिक्षण संस्थान वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, परंतु ये एक कोई सब्जेक्ट नहीं है। हिंदी एक अपने आप में एक भाषा है, और भाषा में सामान्यतः गलतियां होती हैं, और वो गलतियां जो होती है वो मानविक गलतियां होनी आवश्यक हो जाती है। या तो आप खुद गलती करेंगे, या टाइपिंग में एरर हो जाएगी, या आपको देखने में कोई चीज सही लगेगी और आप उसको गलत करके चले आएंगे। या तो आपने उसको गलत पढ़ा होगा और ऑप्शन में गलत करके चले आएंगे, या फिर उसका ऑप्शन गलत आपको दिया जाएगा। लेकिन यहां पर मुद्दा यह है कि कितने नंबर लाए जा सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा में 60 नंबर, अगर आप 55 एक देख लेते हैं, अगर आप 55 से 60 नंबर 55 से 60 नंबर लाते हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, उत्तम स्कोर माना जाएगा। लेकिन हम चाहेंगे कि आपके 58 से 60 नंबर, ठीक है। और मैं तो यही कहूंगा कि आप 60 में 60 नंबर ला सकते हैं, बस थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है। 55 नंबर, देखिए 40 नंबर कोई भी व्यक्ति जो हिंदी से 12वीं किया हुआ है या BA उसने हिंदी से किया है, थोड़ा बहुत हिंदी का ज्ञान है उसको, तो वही RO की हिंदी में 60 नंबर के पेपर में 40 नंबर बहुत आसानी से ला सकता है। बात रही 40 से 50 नंबर की, तो उसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, 4-5 पुस्तकें नहीं पढ़नी पड़ेगी, सिर्फ एक पुस्तक पढ़कर। मैं भी पुस्तकें भी आपको दिखाऊंगा कौन कौन सी पुस्तकें आप पढ़ रहे हैं या किन पुस्तकों का निचोड़ हम आप तक पहुंचाएंगे। तो उन पुस्तकों में से भी आप हल्की सी मेहनत करके 40 से 50 नंबर ला सकते हैं आप। बात रही 55 और 60 के लिए आपको एक बेहतरीन गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी 55 नंबर तक पहुंचने के लिए। और आप ऐसी जगह से पढ़ रहे हो जहां का जो सिस्टम है, जहां का जो कंटेंट है, जहां का जो शोध है, वो क्या होना चाहिए, एकदम त्रुटि रहित होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी त्रुटि ना हो, तब आप 55 नंबर पहुंच सकते हैं। लेकिन 60 नंबर के लिए आपको ज्ञान चक्षु अपने जो है, तब आप 60 में से 60 नंबर लेके आ पाएंगे, ताकि आप तैयार रहें कि जो बोर्ड गलती कर रहा है, बोर्ड ने वहां पर कौन सा प्रश्न गलत दिया है और उसके गलत देने के कारण क्या हो सकते हैं, कौन सी उसमें त्रुटिपूर्ण चीजें हैं, तो वो आपका जो है वो बिल्कुल भी गलत ना होने पाए, तब आपके 60 में 60 नंबर आ सकते हैं। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा
कि आप पूरे 60 नंबर का टारगेट लेकर चलें, 55 नंबर का टारगेट बिल्कुल भी लेकर ना चलें। ठीक है, तो आपने यहां पे देखा विलोम। मैंने आपको बताया कि विलोम क्या है, आपका जो विलोम है इसमें क्या विलोम कैसे आ सकते हैं। ठीक है, आप रट कितना पाएंगे, रटने से कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप रटकर 40 से 50 नंबर ला सकते हैं, लेकिन 50 से जो 60 नंबर का दूरी है, ये 10 नंबर की जो दूरी है, उसके लिए आप 50 नंबर के लिए 10% या 30% मेहनत करेंगे, आपके नंबर आ जाएंगे 50 नंबर। लेकिन ये 10 नंबर के लिए आपको 90% और मेहनत करनी पड़ेगी, 90% और मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपके 10 नंबर आ पाएंगे। तो उसके लिए आपको बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। वाक्यम वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव भी देखा जा सकता है, विशेष और विशेषण, पर्यायवाची शब्द। जब आपको क्या होगा, इसमें रूट शब्द पता होंगे। मूल शब्द क्या है, विलोम कैसे बनता है, विलोम बनते हैं उपसर्ग, विलोम बनता है उपसर्ग और प्रत्यय से, विलोम बनता है उपसर्ग और प्रत्यय से। आपको उपसर्ग और प्रत्यय बहुत अच्छे से आने चाहिए, तब आप विलोम कर पाएंगे कि किसका विलोम क्या हो पाएगा। वाक्यम वर्तनी शुद्धि पूरा व्याकरण पे है, पूरा व्याकरण पे है। वर्तनी शुद्धि पूरा आपका संधि पे है, वर्तनी आपका पूरा संधि पे है। किस पे है, संधि पे है। अगर आपको संधि नहीं आ पाएगी तो आप वर्तनी नहीं कर पाएंगे। 90% वर्तनी जो है आपकी संधि से है। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बेहतरीन तरीके से आपको रूट वर्ड पता होना चाहिए किसके लिए क्या होता है। मैं कुछ शब्द हैं आगे मैं आपको दिखाऊंगा, उनको आपको कैसे पढ़ना है। तत्सम तद्भव, विशेष और विशेषण, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। और पर्यायवाची शब्द, ये भी आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाए जाएंगे। तो ये आपको जो 6 पॉइंट हैं, इनके लिए आपको बेहतरीन तरीके से व्याकरण पढ़नी पड़ेगी। यदि आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं हो पाएगा तो आप ये 6 टॉपिक याद करके आगे नहीं जा सकते हैं। जब तक आपको व्याकरण का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हो पाएगा तब तक आपको ये 6 टॉपिक बेहतरीन तरीके से नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए विशेष ध्यान रखें कि इन्हीं सिर्फ 6 टॉपिक से कुछ नहीं होने वाला है, आपको व्याकरण बहुत बेहतरीन तरीके से आनी चाहिए। आगे देखते हैं। अगर जैसे देखें, एक शब्द आपके लिए है अज्ञ, आपको विजुअल होगा, दिख रहा होगा। ठीक है, और दूसरा शब्द है विज्ञ, एक है अभिज्ञ और एक शब्द है अनभिज्ञ। ठीक है, ये 4 शब्द आपके आगे लिखे हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए अज्ञ का पर्यायवाची क्या होगा या अज्ञ का विलोम क्या होगा, विज्ञ का विलोम क्या होगा, आपने याद कर लिया। याद करके आप कितने शब्द को पढ़ पाएंगे। एक एक शब्द का आपको मतलब पता होना चाहिए, एक एक अक्षर का आपको मतलब पता होना चाहिए, एक एक व्यंजन जिसका स्वयं में स्वरूप है, उसका स्वयं में कोई अर्थ है, तो आप वहां बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पे अज्ञ को देखें, आ मतलब नहीं, ज्ञा मतलब ज्ञान। जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है उसको अज्ञ कहते हैं, अर्थात मूर्ख, अर्थात मूर्ख। यहां पे देखिए वी उपसर्ग लगा हुआ है, वी मतलब विशेष रूप से, ज्ञान मतलब ज्ञान। जिसको विशेष रूप से ज्ञान होता है उसको क्या बोलते हैं, विज्ञ बोलते हैं। अब यहां देखिए अभिज्ञ लिखा हुआ है, अभिज्ञ लिखा हुआ, तो जो आपका अभिज्ञ लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, देखिए ये अभी उपसर्ग है और ये क्या है, अभी मतलब विशेष रूप से, ज्ञान मतलब ज्ञान। अभी मतलब विशेष रूप से और ज्ञान मतलब ज्ञान। तो जिसको विशेष रूप से ज्ञान होता है उसे भी अभिज्ञ बोलते हैं। ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके समानार्थी शब्द हो जाएंगे, ये पर्यायवाची हो जाएंगे। अभिज्ञ बोलेंगे आप किसको, समझदार को। किसको बोलेंगे, समझदार को बोलेंगे। अभिज्ञ किसको बोलेंगे आप, समझदार को बोलेंगे। किसको बोलेंगे, समझदार को आप अभिज्ञ बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और उपसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पे अनभिज्ञ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अनभिज्ञ। तो अनभिज्ञ आपका कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे अन है, क्या है, अन है और प्लस अभिज्ञ, अन है प्लस क्या है आपका अभिज्ञ। मतलब समझदार और जो ना हो, क्या हो, जो समझदार ना हो। इसमें अनुपसर्ग लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, अनुपसर्ग लगा हुआ है। तो अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। आपको कहीं कहीं पे भिज्ञ भी देखने को मिलता है, भिज्ञ। ये कोई शब्द ही नहीं है, ये कोई शब्द ही नहीं है। आपको इसी तरीके से चीजों में कंफ्यूज किया जाएगा, तब आप बेहतरीन तरीके से, जब आपको इनको रूट वर्ड पता होंगे, किस व्यंजन से बन रहे हैं और इनमें कौन सा उपसर्ग लग रहा है, कौन सा प्रत्यय लग रहा है, तब आप इनको बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो अगर हम बात करें आगे, आपका पर्यायवाची दे रखा है, कामदेव के पर्यायवाची। पहला है मनोज, अनंग, आत्मभू, पंचसर, मनसिज, काम, रतिपति, पुष्पधनवा, मनमथ और बहुत सारे होते हैं। पुष्पसर भी होता है, पुष्पसर भी होता है। ठीक है, तो ये आपके पर्यायवाची दे रखे हैं, कामदेव के पर्यायवाची दे रखे हैं। अब आपने कामदेव के पर्यायवाची याद करना चालू कर दिया। एक छोटी सी कहानी होती है कि कामदेव जो है भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने के लिए जाते हैं और उनकी पत्नी रति, इसीलिए इनको रतिपति कहा गया है। उनकी पत्नी कामदेव के साथ जाती है, नृत्य करती है और भगवान शंकर जो है आंख जब अपनी खोलते हैं, तीसरा नेत्र से कामदेव को भस्म कर देते हैं। उनकी पत्नी जो है विलाप करने लगती है और भगवान शंकर से कहती है, ऐसा आपने अनर्थ कर दिया है, मेरे स्वामी को या मेरे प्राणनाथ को बचाइए या उनको जीवित करिए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं हो सकता है, तो भस्म हो चुके हैं। लेकिन हाँ, यदि तुम ऐसा कुछ कह रही हो तो मैं कह सकता हूं कि वो अब लोगों के मन में जिंदा रहेंगे, अब उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो वहीं से देखिए कामदेव क्या कहा गया, अनंग कहा गया है। अनंग कैसे कहा गया, ये देखिए अनंग आपका, अनंग कैसे हो जाएगा, ये अन और प्लस अंग,
अन उपसर्ग है, अन मतलब नहीं, और अंग, जिसका कोई अंग ना हो वो क्या हो जाएगा, अनंग हो जाएगा, बिना अंग के हो गए अनंग। आत्मभू स्वयं में है, वो क्या है, आत्मा में है, आत्मा के स्वामी है, आत्मभू उनको कहा गया है। पंच सर, पंच मतलब पांच और सर मतलब बाण। भगवान शंकर ने कहा इनके पास पुष्प का बाण होगा और पुष्प का ही धनुष होगा, पुष्प का ही बाण होगा, पुष्प का धनुष होगा, इसलिए कामदेव को पंच सर, पांच बाणों वाला कहते हैं। मनसिज, मन से उत्पन्न, मनसिज मतलब यहाँ पे मनसी हो गया, मनसी मतलब मन से, और जा मतलब उत्पन्न, मन से उत्पन्न इसलिए मनसिज कहा गया। काम के स्वरूप थे इसलिए काम कहा गया इनको, और रतिपति कहा गया, पुष्प धनुआ कहा गया, पुष्प का धनुष होता है इनके पास। मनमत, मन को मतलब मथने वाला कहा गया। मनोज कहा गया, मन से उत्पन्न, मन प्लस जा मनोज, मनोज भी कहा गया। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि मनसिज है, मनमत है, ठीक है, मनोभाव है, मन का भाव भी कामदेव को कहा गया। इस तरीके से जब आप पर्यायवाची को पढ़ेंगे, बहुत सारे पर्यायवाची जब आपको अभी 10 दिन 10 सेट जब आपके चलेंगे, जब आप हमसे अभ्यास करेंगे, तब आपको समझ में आएंगी चीजें कैसे पढ़ी जाएंगी। और हम आपसे बता रहे हैं कि प्री कम मेंस आपको लेके चलना पड़ेगा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप दोनों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका गड़बड़ हो जाएगा। एक शब्द देखिए यहाँ पे, जैसे खग लिखा हुआ है, मृग लिखा हुआ है और नग लिखा हुआ है। आपको पता है खग मतलब क्या होता है, पक्षी होता है। खग मतलब क्या होता है, पक्षी होता है। मृग मतलब हिरन होता है। नग मतलब पहाड़ होता है, ठीक है, या कोई भी चीज। जब आपको यहाँ पे पता चला कि खा मतलब क्या होता है, खगोल, और गा मतलब गमन करने वाला। खगोल में मतलब आसमान में गमन करने वाले जितने भी प्राणी होते हैं, जितने भी जानवर होते हैं, उनको क्या कहा गया, खग कहा गया। मतलब जितने भी आसमान में गमन करते हैं उनको खग कहा गया। मृ मतलब होता है जंगल, मृ मतलब है मृदा से नहीं है, मृ मतलब है यहाँ पे जंगल से, और गा मतलब गमन करने वाला। जंगल में गमन करने वालों के क्या कहते हैं, मृग कहते हैं। ना मतलब नहीं, गा मतलब गमन, ना गमन करने वाले, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, जितने भी, हिमालय को भी नग कहा जाता है। जितनी भी चीजें स्थिर हैं, नहीं गमन करती, उनको क्या कहा गया, नग कहा गया। तो ये देखिए रूट वर्ड थे आपके लिए। अब आप कहेंगे मृग क्या है, सभी मृग क्या है, मृ मतलब जंगल और गा मतलब गमन, मृ मतलब जंगल और गा मतलब गमन। जंगल में गमन करने वाले जितने भी प्राणी सभी को मृग कहा गया। लेकिन फिर आपने कहा कि मृग तो हिरन को कहा जाता है। अगर मृग हिरन को कहा जाता है तो शेर को मृगराज क्यों कहा जाता है? अगर शेर को मृगराज कहा जाता है इसका मतलब जंगल का राजा कहा जाता है। मृ मतलब जंगल, मृ मतलब जंगल और गा मतलब जंगल में गमन करने वाले जितने भी प्राणी हैं उनका राजा मृगराज। अब देखिए एक सुंदरकांड में आपने चौपाई पढ़ी होगी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, ठीक है। तो हे खग मृग, खग मतलब खगोल में गमन करने वाले और मृग मतलब जंगल में गमन करने वाले। वहां पे इससे बात की, यहाँ पे हिरण से नहीं पूछा जा रहा है और सिर्फ पक्षियों से नहीं पूछा जा रहा है, जितने भी प्राणी हैं सबसे पूछा जा रहा है कि तुमने कहीं मेरी सीता मृग नैनी, मृग। अब यहाँ पे जो मृग नैनी है वहां पे कर्मधारय समास है, वहां पे क्या है, कर्मधारय समास है, बहुब्री समास नहीं है। आपने कहीं पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने आपको बहुब्री समास बता दिया होगा। तो अगर सीता के साथ मृगनयनी आया है, सीता के लिए मृगनयनी आया है, तो क्या होना चाहिए, सिर्फ मृगनयनी आना चाहिए था। अगर बहुब्री समास होता तो सीता को साथ में नहीं आना चाहिए था। मृगनयनी समास अगर है, मृगनयनी में बहुब्री समास है तो सिर्फ मृगनयनी ही सीता जी के लिए काफी है, लेकिन सीता जी के साथ मृगनयनी आ रहा है, इसलिए यहाँ पे मृगनयनी में क्या हो जाए, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं आपके लिए। सूर्य का पर्यायवाची देख लीजिए, प्रभाकर, दिनकर, रवि, दिवाकर, मारीची, मरीची और दिनकर, दिनेश, आदित्य, सूरज, भास्कर, भानु, और लिखे हुए हैं अर्क, तरड़ी, आदित्य, सविता, पतंग, हंस, अंशुमाली और मार्तंड। अब आप जब देखेंगे सूर्य का एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, भास्कर। क्या है, भास्कर। जब आप भास्कर देखेंगे तो एक होता है भा प्लस कर, भा प्लस कर। भा मतलब होता है चमक, भा मतलब होता है चमक, भा मतलब होता है चमक, और कर मतलब किरणें। चमक की किरणें जिसके पास होती है उसको भास्कर कहा गया, विसर्ग संधि है, भास्कर हो गया। कर मतलब क्या होता है, किरण। कर मतलब क्या होता है, किरण। कर मतलब हाथ भी होता है, कर मतलब हाथ भी होता है। कर मतलब टैक्स भी होता है, कर मतलब सूंड भी होता है, कर मतलब सूंड भी होता है, और कर मतलब हाथ भी होता है, और कर मतलब क्या होती है, किरणें भी होती है। कर मतलब किरणें भी होती हैं आपकी, क्या होती हैं, किरणें भी होती। तो यहाँ पे देखिए प्रभाकर, प्रभा मतलब दिन में, प्रभा मतलब दिन में किरणें करने वाला। दिनकर, रवि भी कहा गया, दिवा की किरणें करने वाला। मरीची की जो माला लिया होता। अंशु मतलब भी क्या होता है, किरण होता है। अंशु मतलब भी क्या होता है, किरण होता है। तो अंशु माली, किरणों की जो माला लिए होता है वो क्या होता है, सूर्य होता है। मार्तंड, मार्तंड तो मार्त प्लस अंड से मिलकर बना हुआ है। मार्त मतलब होता है भस्म, मार्त मतलब होता है भस्म, और अंड मतलब होता है ढेर। भस्म का जो जिसके पास ढेर होता है वो क्या होता है, सूर्य होता है। तरड़ी तारने वाला भी होता है, इसीलिए इसको तरणी कहा गया। इसीलिए सूर्य, इसीलिए यमुना जी को क्या कहा गया, तरणी तनुजा कहा गया।
तरणी तनुजा कहा जाएगा। किसको कहा गया? यमुना जी को कहा गया। यमुना जी को क्या कहा गया? तरणी तनुजा कहा गया है। तो इसीलिए सूर्य को तरणी बोलते हैं और तनुजा मतलब पुत्री हो जाएगा। तो तरणी तनुजा किसको कहा गया? सूर्य को कहा गया। अर्क कहा गया है किसको? सूर्य को। और अर्कजा किसको कहा गया? यमुना जी को कहा गया। तो जब वहां पे आप हमसे पर्यायवाची पढ़ेंगे तो आप बेहतरीन तरीके से कोरिलेट करके चीजें पढ़ी जाएंगी कि कौन सा किसका संबंध किससे है, तो वो चीजें आपको वहां पे बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। अब देखिए मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम देख लीजिए, ठीक है। मुख्य परीक्षा में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी, जो सामान्य अध्ययन 120 नंबर का आएगा यहाँ पे आएगा गद्यांश, शीर्षक, सारांश, 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। और 3 पत्र आ जाएंगे और 3 जो है आपके क्या आ जाएंगे? शब्दावलियां आ जाएंगी कुछ, ठीक है। मुहावरे, लोकोक्ति जो आपने पहले पढ़ा है, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में, वही कुछ चीजें यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी मुख्य परीक्षा में, ठीक है। विलोम देखिए 6 नंबर का, वाक्यों वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेष और विशेषण, ये वही चीजें हैं, बस यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 6 शब्द आ जाएंगे, वहां पे 10 शब्द आ रहे थे और ये कितने शब्द आ जाएंगे? 6 शब्द आ जाएंगे। हिंदी निबंध देखिए, आपको 3 निबंध लिखने होंगे, 3 निबंध लिखने होंगे और इनको ये टॉपिक दे रखे होंगे, ठीक है। तो वो आपके क्या हो जाएंगे? मुख्यतः निबंध हो जाएंगे, ठीक है, वो आपके मुख्यतः निबंध हो जाएंगे। अब अगर बात करें कि आप प्रारंभिक परीक्षा को ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, प्रारंभिक परीक्षा की आप तैयारी करते रहें, आपने सोचा जब प्रारंभिक परीक्षा खत्म हो जाएगी तब हम मेंस की तैयारी करेंगे, तब हम मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे, तब आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। निबंध आप एक दिन में नहीं लिख पाएंगे, विलोम और पर्यायवाची आपसे याद किए जा सकते हैं, लेकिन निबंध आप एक दिन में नहीं लिख पाएंगे। आपको योजना जिसकी मैंने चर्चा की है, कुरुक्षेत्र योजना, कुरुक्षेत्र, और ये जो पत्रिकाएं हैं संपादकीय हैं, ये जो पत्रिकाएं हैं संपादकीय, ये आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। इन पत्रिकाओं को आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा और उनके व्यूज, उनके जो विचार हैं वो आपको ग्रहण करने पड़ेंगे और डेली उनको नोट डाउन करना पड़ेगा, कलम पे उतारना पड़ेगा, कलम से कागज पे उतारना पड़ेगा, ताकि चीजें कैसे आपको समझने का प्रयास करें, ताकि आप बेहतरीन तरीके से एक निबंध को लिख पाएं, बेहतरीन तरीके से एक पत्र को लिख पाएं। ये तैयारी आपको आज से ही करनी है। जिस दिन आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसी के साथ आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। हिंदी एक भाषा है और मैंने कहा कि ये योजना, कुरुक्षेत्र आपको ऐसे नहीं पढ़ना कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एक सामान्य नागरिक के तहत भी आप इनको पढ़ सकते हैं यदि आपको हिंदी से लगाव है। विशेषता टॉपिक को देखें, कौन कौन से बिंदुओं पर योजना पर चर्चा की गई है, एक एक दो बिंदुओं पर बहुत प्रमुखता से उन पर चर्चा होती है। जब आप उनको पढ़ेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी और आपके विचारों का दायरा जो है बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं, आपको प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ ही मुख्य परीक्षा की तैयारी भी आपको कराएंगे। आगे देखें, अगर बुक्स की बात करते हैं तो कुछ बुक्स हैं जो लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, सभी एजुकेटर प्रेफर करते हैं और बेहतरीन तरीके की बुक्स होती हैं। अगर आप इनको देखना चाहें, पहली बुक है डॉक्टर हरदेव बाहरी की, दूसरी है डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की, और तीसरी वासुदेव नंदन प्रसाद की, और चौथी डॉक्टर हरदेव बाहरी पर केदार शर्मा जी की बुक है। एक है घटना चक्र और एक है राजपाल प्रभात हिंदी शब्दकोश, ठीक है। एक शब्दकोश भी आपके पास होना चाहिए, चाहे राजपाल ले लीजिए चाहे प्रभात हिंदी शब्दकोश ले लीजिए, ताकि जब आपको शब्द समझ में ना आए तब वहां पे चीजें आपकी समझ में आ पाए, अब मैं कह रहा हूं कि इसमें से सभी बुक्स नहीं लेनी है, आप कोई भी 2 बुक्स ले लीजिए, चाहे हरदेव बाहरी की ले लीजिए और पृथ्वीनाथ पांडे की, ये 2 बुक ले लीजिए और इनको पढ़ लीजिए। अब इसमें क्या है, तो उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं वो बहुत एकदम अच्छी बुक्स हैं और बहुत बेहतरीन कलेक्शन है और प्रीवियस ईयर की मैक्सिमम चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। लेकिन क्या है, कुछ टाइपिंग एरर्स हैं, जो त्रुटि है वो बिल्कुल भी दूर नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे कुछ और, वहां पे कुछ और लिखा है। मैं भी कहता हूं कि चाहे जितना अच्छा राइटर हो, वो अपनी चीजें बहुत अच्छा लिख रहा है, लेकिन जो टाइपिंग है ना, उसको तो समीक्षा अधिकारी नहीं बनना ना, उसको जो चीजें समझ में आ रही हैं वो वहां पे लिखने का प्रयास करता, तो वो टाइपिंग एरर हो जाती है। इन बुक्स को हम आपका, इन बुक्स का निचोड़, ये 5 बुकें जितनी बुक्स लिखी हुई उनका निचोड़ हम आपको पढ़ाएंगे। घटना चक्र जो बुक्स हैं डॉक्टर हरदेव बाहरी की, पृथ्वीनाथ पांडे की, तो इन सब बुक्स को आपको लेने की जरूरत नहीं है। जब हम आपको पढ़ाएंगे तो इनका पूरा निचोड़ पढ़ाएंगे और बेहतरीन तरीके के नोट्स आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे, कौन सी चीजों को कैसे पढ़ें, ताकि प्रारंभिक परीक्षा में आपके 60 में 60 नंबर आ सके, ना कि 55 नंबर आ सके, ठीक है। तो ये बुक्स जो हैं, ये बुक्स भी आप इसमें से कोई भी 2 बुक्स ले सकते हैं, ताकि यदि आप समीक्षा अधिकारी एकदम नए विद्यार्थी हैं तो आपको इन बुक्स के बारे में पता रहा होगा, नहीं पता होगा तो आपने सुन लिया होगा। पुराने विद्यार्थी तो कोई भी, अगर आपके पास कोई एक बुक है तो कोई दूसरी बुक आप साथ में ले सकते हैं, 5 बुक लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर आपके पास एक बुक है तो उसमें से दूसरी बुक के बारे में चाहे ये ले सकते हैं चाहे ये ले सकते हैं। अगर यही दोनों बुक में से कोई बुक है तो दोनों में से कोई भी दूसरी बुक ले सकते हैं और एक हिंदी कोर्स आप अपने पास मंगा सकते हैं, ताकि बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकें। तो यदि आपको आरओ समीक्षा अधिकारी की तैयारी करनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े रहें और हम आपको ये कराने के साथ साथ 10 दिन। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम 6 टॉपिक को पढ़ लेंगे और मुख्य परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा, जिस भी परीक्षा की तैयारी हम कर रहे हैं, लेकिन अभी उससे पहले हम लगातार आपको 10 दिन में आपके 10 पेपर हम आपको करवाएंगे, प्रीवियस ईयर या मैक्सिमम जो जिनकी आने की बहुत ज्यादा संभावना है। 10 दिन
10 पेपर, प्रथम एवं द्वितीय मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के जितने भी प्रश्न पत्र हैं 10 प्रश्न पत्र हमको समझाएंगे ताकि आप समझ पाएं कि पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर कैसे पूछा जाता है, और आपको इतना पढ़ने के बावजूद भी क्या आपसे मानविक त्रुटियां, जिस शब्द पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूं, आपने वीडियो को कई बार देखा होगा और वीडियो में यह शब्द कई बार आ रहा है, मानविक त्रुटियां, जो कि हर एक इंसान से हो जाती हैं। मानविक गलतियां जिसकी मैं बात कर रहा हूं बार बार, ये हर एक इंसान से हो जाती हैं कि यह 2 घंटे का जो पेपर होता है, 1 घंटे का जो पेपर होता है, जब आप उसको लगातार करते रहते हैं, यदि आपको अभ्यास नहीं है प्रश्न पत्र करने का, यदि वो अभ्यास नहीं है, जितनी देर आपको बैठने का अभ्यास है, उसकी थोड़ी देर बाद चीज़ों आपको धुंधली सी नजर आने लगेंगी और आप वह ना चाहते हुए भी वहां पर गलतियां कर देंगे। तो मानविक गलतियों से बचने के लिए, मानविक त्रुटियों से बचने के लिए हम 10 दिन पेपर करेंगे, 10 दिन 10 पेपर करेंगे, ताकि आपको पूरी स्ट्रेटजी समझ में आए कि पेपर को कैसे करना है और कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, कौन कौन सी चीजें आपसे ज्यादा गलत हो रही हैं। पर्यायवाची आप कर ले जा रहे हैं, विलोम कर ले जा रहे हैं, वर्तनी में आपको अशुद्धि हो रही है, विशेषण विशेष में आपको गलती हो रही है, कहां पे गलती हो रही है और कहां पे आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है मेरे प्यारे साथियों। तो ये आपका जो बैच है, संकल्प सचिवालय जो बैच है आपका, तो ये बैच आपके लिए खास लाया गया है और आपको करें स्वयं की समीक्षा। आपको स्वयं की समीक्षा करनी है क्या आप समीक्षा अधिकारी बनने के योग्य हैं, या योग्यताओं में कौन सी चीजें हैं जो आपको उस मानक पर खरा नहीं उतरने दे रही हैं, या कौन से ऐसी क्वालिटीज हैं, कौन से ऐसे गुण हैं जिनको आप अपने अंदर प्रकट करके उस संकल्प सचिवालय बैच के तहत आप एक समीक्षा अधिकारी बनने की मानक जो है वो आप परिपूर्ण कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए ताकि आपको चीजें बेहतरीन तरीके से आप तक पहुंच पाएं। ठीक है, तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। ठीक है, आरओ के इस 2021 का जो टारगेट बैच है संकल्प सचिवालय, और हम आपको बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुंचाएंगे और बेहतरीन संकल्प आप तक पहुंचेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बैच में और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जब हम आपकी मुलाकात करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से हमारी आपकी मुलाकात होगी मेरे प्यारे साथियों। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 दिन 10 पेपर की समीक्षा हम लोग लगातार करेंगे और आप भी अपने आप की स्वयं की समीक्षा करेंगे कि आप उसके बनने के योग्य हैं, या योग्यताओं में कौन सी कमी रहेगी जिस पे आपको खरा उतरना है। किसी भी तरीके से आपको पीछे नहीं हटना है। आंधी आती है, आएंगी, विपदाएं आती हैं, आएंगी, और अंधकार छा जाता है, छा जाने दीजिए, किंतु कवि नीरज की इन पंक्तियों के प्रकाश में हम हमेशा आगे ही बढ़ते रहना है। लाखों बार आपने सुनी भी होंगी इन पंक्तियों को, और बहुत एक तन मन धन के साथ है, आप एकदम ज्ञान चक्षु को खोलकर, अपने दिमाग को खुला कर आप एक बार समझने का प्रयास करें कि लाखों बार गगरियां फूटी, सिकन आई पनघट पर लाखों बार किस्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर, तम की उम्र बढ़ाने वालों, तम मतलब अंधेरा, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौकी आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। पुनः उठें और अपने मन, अपने दुख को अपने हृदय में समेटकर अपने कर्मवीर होने का अपना कार्य और अपनी भूमिका संपन्न करें। याद रखें, कितनी भयावह रात हो, चाहे कितना ही अंधकार हो, किंतु ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि कभी अंधेरों ने सुबह ही नहीं होने दी है। सुबह होना सकारात्मकता की एक नियति है और हमारे लिए हमारे जीवन का एक स्थायी भाव है। तो प्यारे मित्रों, करो या मरो की स्थिति से ये जो बैच है या जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसको एकदम पूरे तन मन धन के साथ अर्पण हो जाइए उसके लिए, और एक बेहतरीन तरीके से, एक बेहतरीन अंदाज में और एक बेहतरीन समर्पण के साथ। त्याग चाहती है, चाहे जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, जीवन में आप कुछ भी चाह रहे हैं तो आपको त्याग करना पड़ेगा। त्याग करते हुए चीज़ों को बेहतरीन तरीके से 4-5 महीने जो आपके पास हैं इस परीक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाइए और आत्मसात कर लीजिए जितना भी ज्ञान है अपने अंदर, ताकि आपको फिर कोई पछाड़ने वाला ना रहे, पराजित करने वाला ना रहे। चाहे जितने भी प्रमुख विरोधा आपके साथ, प्रखर विरोधा आपके साथ हों, लेकिन इस परीक्षा में आप सफल हो पाएं। और मैंने फिर एक चीज एकदम स्टार्टिंग में भी कही आपसे कि सफलता और सफलता एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये आपकी मेहनत को खरा नहीं उतर सकते, आपकी मेहनत का मानक नहीं तय कर सकते हैं। आप सिर्फ मेहनत करिए और अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। यदि आप मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। मेरे प्यारे मित्रों, इसी उत्साह और उमंग के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो हम मिलते हैं अपने नए सेशन में जिसमें हम प्रश्न पत्र करेंगे, 10 प्रश्न पत्र लगातार, और उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद।